कभी कभार क्वेश्चन आता है कि pKa और pKb को जब आप जमा करते हैं ये pKw के इक्वल आ जाता है, यानी इसको प्रूव करें कि जब इन दोनों को आप जमा करें ये pKw के इक्वल हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये प्रूफ करें कि pKa प्लस pKb 14 के बराबर है। इधर देखिए, कभी कभार ऐसे भी आता है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं कि pKa मल्टीप्लाई pKb इज इक्वल टू kW, और कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर पे नोट लिखें या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर पे नोट लिखें या प्रूफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो ये सारे 5-6 टॉपिक्स का एक ही मतलब है, ये एक टॉपिक। तो देखिए, नॉर्मली जब हम एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट पढ़ रहे थे उधर हमने ये पढ़ा था कि वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर है। अगर वाटर प्रेजेंट है और किसी बेस के साथ है तो ये एज अ एसिड काम करता है, और अगर ये किसी एसिड के साथ है और वो एसिड इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये एज अ बेस काम करता है। और कंजुगेट एसिड और बेस टॉपिक में भी हमने ये पढ़ा था कि किसी एसिड में बेस जनरेट करने की पॉसिबिलिटी होती है और किसी बेस में एसिड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी मौजूद रहती है। तो अब अगर हम वाटर को कंसिडर करें, हम 1 मोल वाटर ले लें, क्या ले लें, 1 मोल वाटर ले लें और उसको लेबॉर्ट्री में लेकर जाएं और फिर एसटीपी पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के जो वैल्यूज़ हैं 25 डिग्री सी पे और 1 atm प्रेशर पे, अगर हम ऐसे करें कि वाटर को एनालाइज करें और वाटर को चेक करें कि 1 मोल वाटर में कितने इतने वाटर मॉलिक्यूल है जो अभी इस वाटर में आयोनाइज हैं, एज अ एसिड या एज अ बेस काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वाटर एम्फोटेरिक है, एज एन एसिड है, तो इसी बीकर में 1 मोल बीकर में, ये सपोज आपके पास 1 मोल वाटर है, तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको एज अ प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि वाटर एज एन एसिड काम करता है, H3O बनाएंगे या प्रोटॉन, और इसी तरीके से ये एज अ बेस भी काम करते हैं। अगर हम ये चेक करें कि अभी इसमें इस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, या अगर हम चेक करें कि इसमें अभी इस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब ये कि इनकी कंसंट्रेशन को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि वाटर की pKa या pKb किस तरह pKw के इक्वल है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी हमने बताया है कि वाटर आम कंडीशन पे न्यूट्रल है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये जब आयोनाइज होगा और एज अ एसिड काम करेगा, H3O देगा। अगर वाटर से एक प्रोटॉन निकलता है और दूसरे वाटर को देता है तो ये वाटर जब एक प्रोटॉन इसको देता है ये H3O बन जाता है, मगर इससे जब एक प्रोटॉन निकलेगा वो OH बन जाएगा। तो वाटर एज एन एसिड भी काम करता है और एज अ बेस भी काम करता है। तो ये H3O वाटर में एज अ एसिड होगा और ये एज अ बेस होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? तो इधर देखिए, हमने ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा कि इसको कैसे मेजर करते हैं। आप इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, वाटर में रखते हैं, और मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, पोटेंशियोमेट्री है, कंडक्टोमेट्री है, इन टेक्निक से हम प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं कि अभी वाटर में कितने आयंस हाइड्रोजन के हैं और कितने आयंस हाइड्रोक्सिल के हैं। तो एक्सपेरिमेंटली एसटीपी पे हमने ये वेरीफाई करवाया है कि जब आम हालत में एसटीपी पे 1 मोल वाटर हो, ये जब स्प्लिट अप होगा और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन देगा और इसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन देगा। तो इधर देखिए, उसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, और इसकी भी कंसंट्रेशन है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मोलर। अब अगर वाटर की हम pH निकालें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो 1 की तो बस सिंपल सी बात है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव से जवाब क्या आएगा, 7। और इसी तरह अगर वाटर की हम POH निकालें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो नेगेटिव अपनी जगह और -7 से क्या आ जाएगा, 7। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर न्यूट्रल है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। प्रैक्टिकली हमने इसकी आयनाइजेशन चेक की है एसटीपी पे कि ये इसके बराबर है। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा? हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है
-7 और इसका कंसंट्रेशन है -7, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये होगा 1 मल्टीप्लाई पावर -7 इंटू 1 मल्टीप्लाई -7। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई -14, क्योंकि बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड, सो -14। इस -14 का अगर log ले ले किसके बराबर होगा? 14 के। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। कंसेप्ट की समझ आइए। तो हम कहते हैं कि वाटर आम हालत में जब आयनाइज होता है तो बहुत कम लिमिट तक आयनाइज होता है, 0.00060 ले लो 7, तो बहुत कम आयनाइजेशन है ना, इंतहाई कमज़ोर एसिड है। और इसी तरह बेस की आयनाइजेशन काफ़ी कम है, काफ़ी कमज़ोर बेस है। तो वाटर आम हालत में हमने यही कहा है कि बहुत कम हद तक ये आयनाइज हो सकता है। अच्छा इधर देखिए, तो हम कह सकते हैं उन वैल्यूज़ के मुताबिक कि वाटर जो है एज एन एसिड भी काम करता है और एज अ बेस भी काम करता है। पहले हम चेक करते हैं एज एन एसिड, कि एज एन एसिड ये किस तरह काम करता है। सपोज हमारे पास वाटर है और एक वाटर मॉलिक्यूल किसी भी एसिड को या किसी दूसरी चीज़ को अगर प्रोटॉन डोनेट करता है, सपोज 2 वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को प्रोटॉन देता है, तो वो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? वो वाटर मॉलिक्यूल H3O में। समझ आ रहे? और ये सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है लेकिन हमने Ha कंसिडर किया है। अगर ये अपना प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल को देगा तो ये H3O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसका कंजुगेट बेस है। अगर हम इसकी Ka की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन H3O है, एनायन है और ये Ha जो हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया है वो है। अब अगर Kb के लिए है तो वाटर यहाँ पे एज अ बेस काम करेगा, उधर एज एन एसिड काम करता है और यहाँ एज अ बेस काम करेगा। तो देखिए ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ये और ये बनेगा। इससे अगर हम Kb निकाल लें तो देखिए Kb बराबर है इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ले लें और डिवाइड बाय जो चीज आपने वाटर के साथ रिएक्ट की है आप क्या ले लें उसके ऊपर डिवाइड करें। ये A नेगेटिव या Ha ये वाटर मॉलिक्यूल ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएट करवाने के लिए कि एक में वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन देता है और दूसरे में वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेता है। अब हमने प्रूफ करनी है उस चीज की, तो उसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट ये है कि ये जो इक्वेशन 1 है Ka से आया है इसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इधर देखिए Ka की वैल्यू ये है और Kb की वैल्यू ये है। अब अगर इनमें ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है तो इसको आप कैंसल आउट करें। तो कौन कौन सी चीजें कॉमन है? इधर देखिए Ha और Ha कैंसल आउट हो जाएगा और इधर नेगेटिव एनायन और ये कैंसल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इधर देखिए Ka मल्टीप्लाई बाई Kb दैट वुड बी इक्वल टू क्या बच जाएगा? H3O और पॉजिटिव, दूसरा क्या बचा है? OH नेगेटिव। तो ये उसी बात की तरफ हमें दोबारा लेकर जा रहे कि जब वाटर प्रोटोनेट होता है तो वो एज अ एसिड काम करता है और वो जब प्रोटोनेट होगा तो साथ में क्या पैदा करेगा? हाइड्रोक्सिल भी पैदा करेगा। इधर देखिए इस इक्वेशन का ये मतलब है अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है और उसका फार्मूला ये है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इसका फार्मूला ये है, ये अगर प्रोटॉन देता है तो ये एज एन एसिड है तो ये H2O किस में कन्वर्ट होगा? H3O में। और अगर इससे एक प्रोटॉन चला जाएगा तो ये एज अ हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा। तो वाटर आम हालत पे दोनों आयन्स में से प्रोटोनेट हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए Ka is acid ionization, Kb is base ionization और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन into हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इसको कहते हैं Kw। तो मैं कह सकता हूं Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू Kw। तो एक स्टेप हमने प्रूव किया है। अब इधर देखिए रफ वर्क में आ जाए। अभी हमने ये कहा कि जब वाटर आयनाइज होता है तो ये बराबर होता है H3O पॉजिटिव के और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव के। तो ओवरऑल उस इक्वेशन में हमने इसको ऐसे लिखा था Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव। अगर ये वाटर की आयनाइजेशन है ओवरऑल, एसिड के हवाले से Ka है, बेस के हवाले से
के बी है, लेकिन दोनों को कंबाइन वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट कहता है ना, के डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन है, इसकी जगह मैंने लिखा है के डब्ल्यू। अब इधर देखिए रिलेशन चेक करें, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अगर आप के ए कैलकुलेट करते हैं तो के बी को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो के ए वुड बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी। इससे पहले जो हमने प्रूफ करवाया था कि हमेशा के ए और के बी इनवर्स में होता है, तो देखिए उसकी भी यहाँ से प्रूफ निकलती हैं। के ए इज इक्वल टू इक्वलिटी को, ये तो कांस्टेंट है ना, इक्वलिटी अपनी जगह और ये है कांस्टेंट, और नीचे के बी। जब आप इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटाते हैं तो रिलेशन लेकर आते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी, तो आप कह सकते हैं ना कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। आपने कांस्टेंट लगाया और इसकी जगह कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी लेकर आए, तो ये इसके इनवर्स है ना। तो यहाँ से भी प्रूफ है कि जिस मटेरियल की के ई की वैल्यू ज़्यादा है तो के बी क्या है, कम है, और जिस मटेरियल की के ए ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो के बी ज़्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि ये किस तरह 14 के इक्वल होगा, उधर करवाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो इक्वेशन 3 है उसमें हमने ये पढ़ा कि जब के ए को के बी के साथ मल्टीप्लाई करें ये के डब्ल्यू के इक्वल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि पी के ए और पी के बी को जब आप जमा करें दैट इज इक्वल टू 14, ये प्रूफ करें। समझ आ रहे? या कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि पी के ए और प्लस पी के बी दैट इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। तो इधर देखिए शाबाश, ये है नेगेटिव लॉग ऑफ, ये आप क्या करें, पहले जो इक्वेशन 3 है उसके दोनों साइड पे लॉग ले लें, माइनस लॉग। तो देखिए अगर के ए के ऊपर लॉग ले लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ के ए, और के बी के ऊपर माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, और राइट पे भी देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब इधर देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जब नेगेटिव लॉग ऑफ के ए आप लेते हैं वो किसके बराबर है, पी के ए, अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा, और प्लस जब नेगेटिव लॉग ऑफ के बी ले लें किसके बराबर है, पी के बी, और नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू तो पी के डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन आपने प्रूफ करवाया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ऐसे आप नहीं प्रूफ करते, बाय वैल्यूज प्रूफ करते हैं, तो फिर आपने ऐसे करना है, जो इक्वेशन 3 है आप ऐसे करें, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए और प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी और इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 14। अब इधर देखिए, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड पी के ए और नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज कॉल्ड पी के बी, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होके दैट वुड बी इक्वल टू 14। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिए, आपसे पूछा जाएगा एक एसिड है, उसकी पी के ए वैल्यू 3 है, तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी वो जरा आप कैलकुलेट करें, तो इजी है ना। तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी मालूम करते हैं, 14 से माइनस करें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के पी के ए और पी के बी की वैल्यू। इसी तरह जो पी एच और पी ओ एच है वो भी 14 के इक्वल है, और उसी की भी सिमिलर प्रूफ है, और वो भी हम सिंपल जो है इसी टेक्निक से करते हैं। और वाटर के लिए जो है अभी तो मैंने आपको वेरीफाई भी किया है कि 1 मल्टीप्लाई -7 की है हाइड्रोजन आयन के लिए, और हाइड्रोक्सनाइल के लिए भी ये वैल्यू सेम है। तो जब आप इस पे लॉग लेते हैं ये 14 के इक्वल है। लास्ट में 2-3 टेक्निकल पॉइंट है, उसके बाद ये ख़त्म होगा। अब हम स्टार्ट करें। शाबाश, ओवरऑल अगर जनरल पर्सपेक्टिव में पूछा जाए, जनरल मीन के पी के ए, पी के बी, पी एच या पी ओ एच की वैल्यू गिवन नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में या तीनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो देखिए जो ज्यादा प्रोटॉन देता है ना, ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक है ना। HCl को पानी में डिजॉल्व करें आपको 1 प्रोटॉन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड को डिजॉल्व करें वो 2 प्रोटॉन देता है। इसी तरीके से जो जितने ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए इसके मुकाबले में ये ज्यादा है। अब देखिए कभी कभार ऐसे पूछा जाता है कि 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आप पीएच कैलकुलेट करें, तो ये एसिड नहीं है, ये बेस है।
बेस के लिए तो पीओएच कैलकुलेट की जाती है, पीएच कैलकुलेट तो नहीं की जाती। तो ये आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। इनडायरेक्टली से ये मुराद है, इधर देखिए आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब ये बेस है तो आपने इसके लिए पहले पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इसके लिए पीएच तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, ये एसिड तो नहीं है ना, बेस है। तो आप पहले पीओएच कैलकुलेट करें। समझ आ रहे? पीओएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक की वैल्यू जरूर गिवन होगी, उससे आपने दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब देखें आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी है, तो इससे ये मुराद है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में आयोनाइज होगा तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सलाइन देगा, दोनों देगा ना। हाइड्रोक्सलाइन की कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर ये 0.01 मोलर है तो लाफ मास सेक्शन याद है ना, ये 1:1 में है ना, तो ये भी 0.01 है और ये भी 0.01 है। अब आप ये देखें कि अगर मैं पीओएच कैलकुलेट करता हूं, सो पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सलाइन कंसंट्रेशन, याद है ना। सो पीओएच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग अपनी जगह और इसकी जगह लिख ले 0.01। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, क्या आएगा? 0.01 से -2, उसका जवाब नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो 2। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं कहता हूं पीओएच की वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि पीएच कैलकुलेट करें। अब मेरे लिए पीएच कैलकुलेट करना इजी है, वो ऐसे कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 और मैं ये कैलकुलेट करता हूं। तो पीएच प्लस ये 2 है ना इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट करें, सो पीएच वुड बी इक्वल टू क्या आएगा? 12। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनडायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन किए जाए कोशिश करें आप ऐसे सॉल्व करें, बट सम टाइम ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इधर देखिए कोई एसिड है, जो भी एसिड है, मैं कहता हूं H3ABC सपोज कोई एसिड है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। इधर देखें, राइटिंग ना करें, तो ये कन्वर्ट होगा चूंकि इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन में और प्लस ABC बनेगा। कोई भी एनायन है, जो भी है, H3PO4 है, H2SO4 है, जो भी एसिड है। अब इधर देखिए ओवरऑल एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1, मगर कितने प्रोटॉन देता है? तो लाफ मास सेक्शन याद है ना, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ आ रहे? अब जब आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मगर उसकी तादाद 3 है ना, तो 3 के साथ आपको कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करनी होगी। सो दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग अपनी जगह, यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है, ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, दैट इज नेगेटिव लॉग 3 अपनी जगह और 1 मल्टीप्लाई -1, नेगेटिव लॉग पे -1 इंटू 1 और log 3, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी एसिडिटी होगी। तो ओवरऑल एसिडिटी और बेसिसिटी जो है इसके साथ ख़त्म हो जाती है।